हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियो में। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया, यह है पार्ट 2 और ये अंतिम है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। भारत का आर्थिक स्थिति कैसी है, भारतीय आर्थिक स्थिति कैसी है, या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें। लेकिन इससे पहले एक कीवर्ड है। जब कई बार आपके सामने इकोनॉमी वर्ड आ जाए तो इकोनॉमी को कंट्री समझिएगा कि हम देश की बात करें। वैसे इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जब भी वर्ड बोला जाए तो आप समझिएगा हम कंट्री की बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आर्थिक वातावरण भारत का कैसा है वर्तमान में, एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। As per the economic planning, the government gave lead role to the public sector for the infrastructure industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. आर्थिक योजना के अनुसार जो भारत सरकार ने आर्थिक योजना बनाई, पंचवर्षीय योजनाओं के तौर पे आता है। 14वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब देश आज़ाद हुआ से लेकर अब, उसके बाद से सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। तब तक में और अब भी तो कह रहे हैं कि आर्थिक योजना के सरकार की आर्थिक योजना के अनुसार जो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर गुड्स को डेवलप करेगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्र या जो गवर्नमेंट फंडेड क्षेत्र हैं वो तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी ढांचागत उद्योग जैसे हैवी ट्रकिंग हो गए, सीमेंट उद्योग हो गया, या कहें कि डैम के निर्माण हो रहे हैं, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, पुल के निर्माण हो रहे हैं, और या टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, बड़े इलेक्ट्रिसिटी हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं लार्ज। इन सारी चीज़ों के लिए पब्लिक सेक्टर को डिफ़ाइन किया गया। जबकि कंज्यूमर गुड्स जो था, कंज्यूमर गुड्स के लिए उपभोक्ता वस्तु उद्योग पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। ठीक है, ऐसी चीज़ें चाहे वो कार हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे कपड़े हों, चाहे अन्य कोई भी चीज़ें जो हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी गई। तो एज पर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू पब्लिक सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वॉज ब्रॉडली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। भारत सरकार की आर्थिक योजना के अनुसार जो प्रमुख भूमिका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वो तो पब्लिक सेक्टर को दिया गया, जबकि कंज्यूमर गुड्स को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। आगे करें। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। और इसी दौरान जब प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स दे दिए गए, इसी दौरान बहुत सारे प्रतिबंध, नियंत्रण और जो है रेगुलेशंस, विनियम, नए नियम बनाए गए प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा। इंडियाज़ एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ डिलीवर्ड मिक्स्ड रिजल्ट। भारत का जो अनुभव है मिक्स्ड प्लानिंग के साथ, जो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, उसके हिसाब से एक मिश्रित रिजल्ट ही रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फेल नहीं। India's experience आगे। In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, and a rising trend of prices despite bumper crops. 1991 में अर्थव्यवस्था ने विदेशी मुद्रा का अभाव, बहुत गंभीर अभाव महसूस किया। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो घाटा था, सरकार का जो घाटा था वो लगातार बढ़ रहा था और कीमतें लगातार बढ़ने जा रही थी, जबकि खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बावजूद कीमतों के बढ़ोतरी को रोका नहीं जा पा रहा था। 1991 की एक ऐसी स्थिति थी जब अर्थव्यवस्था में घाटा बढ़ रहा था, विदेशी जो पूंजी है, ठीक है, वो बहुत लो लेवल पे आ गई थी, और कीमतों की जो बढ़ोतरी है बावजूद इसके कि प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, रुक नहीं पा रही थी, महंगाई रुक नहीं पा रही थी। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक बदलाव के अनुसार, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आर्थिक बदलाव किया गया उसके अनुसार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 फॉर टेकिंग out the country out of economic difficulty and for the
डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। 1991 में आर्थिक बदलाव किए गए दोबारा से, और जुलाई 1991 में जो आर्थिक बदलाव किए गए उसमें ये कोशिश की गई कि भारत की जो आर्थिक मुश्किल चल रही है उससे निकाला जाए और साथ ही साथ देश को विकास के डगर पे दोबारा आगे बढ़ाया जाए। द फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 अरब, जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो आर्थिक बदलाव लाया गया 1991 में, जुलाई 1991 में, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें सबसे पहली विशेषता थी रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम। अनिवार्य लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग थे उनकी संख्या को घटा के 6 कर दिया गया। इससे पहले 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनके व्यापार या व्यवसाय करने के लिए, विकसित करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी, आपको लाइसेंस लेना ही होता था, लेकिन इन संख्या को घटा के 6 कर दिया गया। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका संख्या को घटाकर 4 कर दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्री से सिर्फ उन 4 को रोका गया। Disinvestment was carried out in case of many public sector enterprises. विनिवेश किया गया यानी जो इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट का उसको निकाल लिया गया ऐसी इंडस्ट्रीज से, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज लगातार घाटे में चल रही थी। फिर से ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ऐसे सार्वजनिक उद्योग जहाँ देश को घाटा हो रहा था, सरकार ने उसमें से क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो ले गए। पर 2 शब्द यहाँ पे आ रहे हैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बार बार आएंगे। एक है प्राइवेटाइजेशन क्या है सर, और एक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश है, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण है, दोनों में अंतर है। जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो हम 100% ऑनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर की वो छोड़ दी जाती है, सरकार का उन पर कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप में हो जाती है। जबकि डिसइन्वेस्टमेंट पार्शियल ऑनरशिप छोड़ना होता है, सरकार के द्वारा नहीं, सरकार ने पूरी तरीके से निवेश को ना हटाकर उसका एक बड़ा हिस्सा हटा दिया है, अपना नियंत्रण फिर भी बनाए रखा है इन क्षेत्रों में। डिसइन्वेस्टमेंट इसका है। तो इस पॉइंट को दोबारा करें, डिसइन्वेस्टमेंट, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड के बाद डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनमें विनिवेश किया गया सरकार के द्वारा। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड एंड मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउडेड। जो नीति है, नीतियों में बदलाव किया गया, विदेशी निवेश से संबंधित, विदेशी पूंजी से संबंधित नीतियों में बदलाव किया गया, और कई ऐसी इंडस्ट्रीज को मुक्त कर दिया गया कि जहां पे 100% विदेशी निवेश लिया जा सकता है। ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनी। अगर कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ किसी तकनीकी समझौते में आती है, तकनीकी समझौता करती है, तो उसको स्वतः ही मान्यता दे दी जाएगी। जैसे इस समय भारत में हीरो कंपनी काम करी थी, हीरो मोटोकॉर्प्स था, उसने हीरो होंडा के साथ तकनीक साझा करी। तो ऐसे एग्रीमेंट जिनमें तकनीकी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं, विदेश से नई तकनीक आने के चांसेस थे, उनको स्वतः ही मंजूरी मिल गई, सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन किया गया, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जो है उसका गठन किया गया ताकि विदेश से ज़्यादा पूंजी को निवेश किया जा सके भारतीय कंपनियों में या भारत के अंतर्गत उद्योगों को विकसित करने में। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए आसान किया गया। अब आते हैं मेन स्ट्रेटजीज फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया गया नई आर्थिक पॉलिसी में 1991 में, यानी जो आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में, अगर देखा जाए तो उसे 3 कैटेगरी में। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें था सबसे पहले लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है, इन 3 पार्ट में
काम ज़्यादा किया गया, फोकस किया गया, ताकि देश को डिफ़िकल्टी जो थी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी थी, उससे निकाला जा सके और फिर से डेवलपमेंट के फेज़ को लाया जा सके। ठीक है, इनके बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन या उदारीकरण है क्या? द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। आर्थिक उदारीकरण के तौर पे अगर हम बात करते हो कि जो आर्थिक बदलाव किए जा रहे थे वो इस तरीके से किए गए उदारीकरण के तौर पे कि जो ऐसे उद्योग हैं या ऐसे भारतीय व्यवसाय हैं जिन्हें गैर जरूरी नियंत्रण में रखा गया है या प्रतिबंध में रखा गया है, उन गैर जरूरी नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाया जा सके। ठीक है, ताकि बहुत फ्रीली ये बिजनेसेस काम कर सकें, जो पहले नहीं हो पा रहा था। It relaxed the rules and regulations which restricted the growth of the private sector and also allowed it the private sector to take part in economic activities that were exclusively reserved for the government sector. ऐसा करने के लिए क्या किया गया कि इसने ढिलाई बरती, रिलैक्स का मतलब ढिलाई करना, इसने ढिलाई बरती नियमों और कायदों में। जो नियम किए गए थे उनमें बहुत छूट दी गई उन सारे बिजनेस में, ठीक है, कि जिससे प्राइवेट सेक्टर क्या कर सके, वृद्धि कर सके, ग्रोथ कर सके। और प्राइवेट सेक्टर को ये भी मौका दिया गया उन सेक्टर में निवेश करने का जो पूरी तरीके से पहले रिजर्व थी केवल सार्वजनिक सेक्टर के लिए या सरकारी सेक्टर के लिए, यानी कि उन क्षेत्रों में केवल सरकार ही अपना पैसा लगा सकती थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा लगा सकता है। ऐसी छूट दी गई प्राइवेट सेक्टर को उदारीकरण के अंतर्गत। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू। अगर उदारीकरण की बात करें तो निम्नलिखित संदर्भों में, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में या किस तरीके से उदारीकरण को लाया गया। जैसे पहला पॉइंट है एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। जो लाइसेंस की आवश्यकता है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया। बहुत सारे उद्योगों के लिए केवल एक छोटी सी लिस्ट है जिनमें लाइसेंस की अनिवार्यता यानी जरूरी, मैंडेटरी या कंपलसरी नेट वो बनी रही, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों से लाइसेंस को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जहाँ पे लाइसेंस लेना जरूरी थे, अब उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। दूसरा था फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कंट्राडिक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। साथ ही साथ आपको ये अपने व्यवसाय का क्या पैमाना होगा ये खुद तय करने की छूट दी गई। और किसी भी व्यवसाय को आपको व्यवसाय का मतलब ये है कि अगर किसी व्यवसाय का आपको विस्तार करना है तो आप विस्तार करने के लिए मुक्त करिए, एक्सपेंड करिए। और अगर आप अपने व्यवसाय को कम करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो आप करिए। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एसडी के क्लासेस हैं, हमने 2 ब्रांच खोले, पता चला कि जो ब्रांच खोले तो जो हमारे दूसरी ब्रांच है उसमें हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हमें सरकार को से परमिशन लेनी, हमने अपना बिजनेस बंद कर लिया अपनी मर्जी से। और ऐसे ही हमें लगा कि हमें ऑनलाइन आना है ताकि हमारा बिजनेस और आगे बड़ा हो, तो हम आए, सरकार से हमें परमिशन लेने की आवश्यकता फिर भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक्सपेंशन करने के लिए या हम जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए फ्री हैं। ऐसे ही बिजनेस हाउसेस, उद्योग जो हैं, बड़े उद्योग, ये खुद ही तय करेंगे कि उन्हें कितने स्केल पे बिजनेस करना है। उन्हें किसी भी प्रकार का ये दबाव नहीं होगा या मंजूरी लेने की। अगर वो अपने बिजनेस को कम करना चाहते हैं तो कम करें, उन्हें लगता है कि उन्हें बिजनेस को और विस्तार देना है तो विस्तार करें। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरीके से वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के आवागमन, एक देश से दूसरे देश की बात करें हम, अगर आप अपने वस्तुएं सेवाएं एक देश से दूसरे देश ले जाना चाहते हैं या वहाँ से लाना चाहते हैं तो उनमें जो प्रतिबंध थे, पहले जो नियम थे कठोर, उन नियमों को हटा दिया गया ताकि आप आसानी से कोई इंडस्ट्रीज एक देश से दूसरे देश में माल भेज सके या माल मंगा सके। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब कंपनियों को या इंडस्ट्रीज को या बिजनेस को ये छूट दी जाने लगी कि आप अपनी वस्तुओं का अपने अकॉर्डिंग कीमत तय कर सकते हैं।
रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो गैर जरूरी नियंत्रण थे और जो टैक्स रेट था वो बहुत हाई था, इन दोनों को बहुत कम किया गया। ठीक है, पहले जो विदेशी वस्तुएं भारत में आके बिकती थी उनमें जैसे रीबॉक के जूते, ठीक है, 50-60% टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। इन टैक्स रेट को बहुत कम किया गया, ठीक है, ताकि विदेशी माल को मंगाया जा सके। ऐसे ही भारत से विदेशों में जब माल मंगाया गया तो उसमें जो लगने वाले टैक्स थे उनको रिड्यूस किया गया। इस तरीके से टैक्स रेट्स को कम करके और गैर जरूरी जो नियंत्रण लगाए गए थे, क्वांटिटी आप इतनी नहीं भेज सकते, इतनी ही क्वांटिटी या इतने रुपए का ही माल भेजा या मंगाया जा सकता है, इस तरीके के जो गैर जरूरी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, निर्यात और आयात के जो नियम थे उनको बहुत सरल किया गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट था इसी में मेकिंग इट ईजियर अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंडिया। साथ ही साथ नियमों को सरल बनाया गया ताकि विदेश से आने वाली जो पूंजी है, जो इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेस मैनेजर विदेशी जो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए नियमों को बहुत आसान किया गया। ठीक है, और ऐसी योजनाएं बनाई गई कि जो बड़ी तकनीक है विदेश से वो भी भारत में मंगाई जा सके। सेकेंड पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर थे जो घाटे में चल रहे थे या जो सिक्योरिटी थे जो काम करना लगभग बंद होने की कगार पे थे, इनसे सरकार ने क्या किया, इन्हें प्राइवेट हैंड में बांटा ताकि प्राइवेट हैंड अपने बेनिफिट के तौर पर इन सेक्टर्स में काम कर सकें और ग्रोथ आ सके। निजीकरण की बात है। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। जो नए आर्थिक बदलाव किए गए सरकार के द्वारा, उसमें अब जो प्राइवेट सेक्टर था, जो निजी क्षेत्र है, उसकी भूमिका को बहुत बढ़ा दिया गया पहले के मुकाबले में, और जो सार्वजनिक सेक्टर था उसकी भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। जैसे कि पहले जो सार्वजनिक सेक्टर था उसकी भूमिका ज़्यादा थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेता था, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी उसके अंडर में आती थी, और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स सेक्टर जो था वो प्राइवेट सेक्टर आता था। लेकिन इस परिस्थिति को अब बदल दिया गया। अब कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के अलावा भी जो अदर सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया और गवर्नमेंट सेक्टर्स को या कहें पब्लिक सेक्टर के रोल को उसमें कम कर दिया गया। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऐसा करने के लिए सरकार ने विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अपनाया। बहुत सारे फर्म में उसमें अपना जो निवेश है उसको कम किया, साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दी। इस पॉइंट को देखते हैं, ऐसा क्यों किया। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991, adopted the policy of planned disinvestments of the public sector and deciding to refer the loss making and sick enterprises to the Board of Industrial and Financial Reconstructions। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण को भारत में लाने के लिए सरकार ने दोबारा से जो सार्वजनिक क्षेत्र थी उनकी भूमिका को लिखा कि अब उनका क्या रोल रहेगा। पहले जो रोल था वो अलग था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी उसकी थी। अब उस रोल को बहुत कम कर दिया गया और ऐसी इंडस्ट्रीज एक योजना अनुसार ऐसी इंडस्ट्री जो या तो घाटे से चल रही थी, ठीक है, घाटे से चल रही थी, लेस मेकिंग थी, या जो रुग्ण हो गई थी, जो काम ही नहीं कर पा रही थी, इस तरीके की जो कंपनी थी उसके लिए एक नए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का गठन करके डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और उसके ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाने लगा ताकि सरकार का घाटा कम सके। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू अ प्राइवेट एंटरप्राइज पार्शियली। ये बताने की कोशिश की कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश का मतलब है कि जो स्वामित्व है उसका हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक सेक्टर से निजी सेक्टर को, लेकिन एक सीमा तक, कैपेसिटी तक। सरकार का स्वामित्व कुछ हद तक यह प्रभाव बना फिर भी रहेगा, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हद तक सरकार का प्रभाव बना रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर है या मैनेजमेंट होगा उसका, या जो उसका जो भी वर्किंग होगा वो प्रोसेस पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। थोड़ा नियंत्रण सरकार का भी रहेगा। इफ़ देयर वर डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट
सेक्टर। अगर सरकारी समाप्त कमज़ोर हो रहा है 51% से कम, यानी सरकार का निवेश किसी कंपनी में 51% से कम हो रहा है, तो इसका नतीजा जो स्वामित्व है, हस्तांतरण है, या जो मैनेजमेंट है एंटरप्राइज का, वो प्राइवेट सेक्टर को चला गया है। दोबारा 2 पॉइंट समझाए गए हैं प्राइवेटाइजेशन के पहले पॉइंट को सपोर्ट करते हुए कि भाई देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सरकार विनिवेश करे। इसका मतलब है सरकार क्या कर रही है, जो पैसा उसने सार्वजनिक कंपनी में लगाया है उस पैसे को वापस खींच रही है। और कैसे इसका ऐसा करने के लिए क्या करती हैं, वो प्राइवेटाइजेशन करती हैं, प्राइवेट सेक्टर से वो पैसा ले लेती है अपना, और उसका ऑनरशिप शिफ्ट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो कुछ हद तक सरकार अपना निवेश अभी भी बनाए हुए है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अगर सरकारी निवेश किसी भी कंपनी या उद्योग में 51% से कम हो जाता है तो कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है। का मतलब है कि अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है या ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर की नहीं रह जाती। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। देखिए एक शब्द है उसको कर रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग द होल वर्ल्ड इनटू अ सिंगल इकोनॉमी। अगर आप पूरी दुनिया को सिर्फ एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं या एक बाजार के रूप में देखते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। दोबारा, अगर अपने प्रोडक्ट हम इंडिया में बना रहे हैं, चाहे किसी भी देश में बनाने के लिए हमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या वी आर फ्री टू डेवलप आवर बिजनेस इन एनी नेशन। ठीक है, साथ ही साथ वी आर फ्री टू सेल आवर प्रोडक्ट इन एनी नेशन। ठीक है, मीन्स वी आर इन ग्लोबलाइजेशन। हम वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया को आपने एक सिंगल इकोनॉमी के तौर पे देखा है, एक अर्थव्यवस्था के तौर पे देखा है, या एक बाजार के तौर पे देखा है। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? एकीकरण किया गया है दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की, या ये कहें कि दुनिया की जो बड़ी पावरफुल अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सारी अर्थव्यवस्थाओं को जब एक अर्थव्यवस्था में बनाया जाता है तो इसे क्या या कहें एकजुट वैश्विक अर्थव्यवस्था में बनाया जाता है, तो हम इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दोबारा थोड़ा इजी कर देते हैं, पहले एक बार फिर डिफाइन करता हूँ ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स टू द इमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आपने दुनिया की जो बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सारी अर्थव्यवस्था को एकजुट वैश्विक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी जो अलग अलग देश हैं, ठीक है, अभी जो मैंने आपको पहले स्टार्ट के दौरान समझाया कि जो अलग अलग देश हैं वो क्या है, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं, इन सब ने मिल के एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, अब किसी भी इंडस्ट्रीज़ को अगर इन सारे देशों में से किसी भी देश में काम करना है तो उन्हें सिंगल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो आसानी से ये जो सारी अर्थव्यवस्था है उसमें जहाँ उसे लगता है कन्वीनियंट है वो उस अर्थव्यवस्था में अपने बिजनेस को परफॉर्म कर पाएगा। इसका मतलब ये है, इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री with economies of other countries to facilitate free flow of goods and services, capital and technology across border। इसका मतलब है, अगर साधारण शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सहभागिता का मतलब सहयोग करना, भी कोऑपरेट करना है, तो सहभागिता है और निर्भरता से है, आपसी निर्भरता से है अर्थव्यवस्थाओं की, अलग अलग देशों के अर्थव्यवस्थाओं की, ताकि वस्तुएं और सेवाएं आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकें, पूंजी एक देश से दूसरे देश आसानी से विकसित हो सके और तकनीकों का आदान प्रदान हो सके। यानी अलग अलग देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, ठीक है,
और एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। और इससे उन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे के पास जो मौजूद तकनीक है, जो कैपिटल है या जो गुड्स और सर्विसेज है, उसको बिना ज़्यादा नियमों के, कड़ाई के, आसानी से एक देश और दूसरे देश में ला जा सकते हैं। यानी अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसा है और मुझे किसी अदर कंट्री में काम करना है, तो मैं अदर कंट्री में अपना पैसा लगा देता हूँ, तो क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं एक देश में गुड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि दूसरे देश में मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो मैं आसानी से दूसरे देश में अपने माल को जो है एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ माल को। और ऐसे ही अगर मुझे कोई टेक्नोलॉजी है जो मुझे लगता है किसी देश में मौजूद है, मुझे अपने देश में लाना है, अपनी कंपनी में लाना है, मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं आसानी से उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सकता हूँ। इस तरीके से क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज कर दिया गया, यही कहें कि वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया गया। आगे बात करते हैं। Till 1991, the government of India had followed a policy of strictly regulating imports in value and volume terms. 1991 तक सरकार ने जो नीति अपनाई थी वो बहुत ही कठोर थी। किससे संबंधित? स्ट्रिक्टली थी कि अगर आप आयात या निर्यात करते हैं तो आपके लिए पहले से ये तय कर दिया गया था कि कितनी मात्रा में या कितने रुपयों में, इन टर्म्स ऑफ मनी, आप माल को भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं या आयात कर सकते हैं। ये जो रेगुलेशन थी, जब हम बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाए कि दीज रेगुलेशन वर रिस्पेक्ट टू अ लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये जो प्रतिबंध थे, ठीक है, जो नियम बनाए गए थे, कड़े नियम जो थे, वो थे कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगहों से लाइसेंस लेना पड़ता था। साथ ही साथ जो उसमें लगने वाले टैक्सेस थे वो बहुत हैवी थे, और क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि कितने रुपए या कितने डॉलर जो भी है चल रहा, और उन टर्म्स में माल को कितनी संख्या में लाया और मंगाया जा सकता था, क्वांटिटी में भी और प्राइसेस में भी। कुल मिला के अ ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लाइज अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड वेयर देयर इज, कुल मिला के कहें तो एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब बिना किसी सीमा के अर्थव्यवस्था से है, जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन होता है, जहाँ अलग अलग राष्ट्रों में आसानी से वस्तुएं और सेवाएं ले जा सकती हैं। आप मंगा भी सकते हैं और जहाँ पे आप प्रदान भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, इसी तरीके से पूंजी का जो निवेश है, पूंजी निर्माण जो है अलग अलग राष्ट्रों में आसानी से कर सकते हैं, आप पे कोई बाधा या तंगी नहीं है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचनाओं और तकनीका का आदान प्रदान भी बहुत सरलता से संभव है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, देश के लोग, दुनिया के लोग एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र आसानी से जा सकते हैं बिना किसी समस्या के। एंड कॉमन एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और विवादों के लिए, अगर विवाद हो रहे हैं, दो देशों की सरकार में हो सकते हैं, दो प्राइवेट फर्म्स दो देशों के हैं उनके बीच में विवाद हो सकते हैं, या दो जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनके बीच में हो सकते हैं, या दो लोग जो हैं, दो देशों के जो लोग हैं उनके संस्कृति या सोशल रीजन्स हो सकते हैं, उनके बीच में विवाद है। इन विवादों के निर्माण के लिए सिर्फ एक सामान्य स्वीकृति तंत्र का निर्माण किया गया, यानी एक कॉमन एक्सेप्टेंस, सामान्य स्वीकृति तंत्र, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे इस तरीके के जो विवाद हैं जो डिफरेंट नेशंस के बीच में, उसका समाधान हो सके, उसको सुलझाया जा सके। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, इसके अलावा एक वैश्विक शासन परिप्रेक्ष्य बनाया गया का मतलब है कि पूरे देश में एक ही शासन चलता है, यानी एक नियम है जिसे इंटरनेशनल लॉ हम जब कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एक सामान्य कानून बना दिया गया या सामान्य व्यवस्था की गई। ये परिप्रेक्ष्य बनाने की कोशिश ग्लोबलाइजेशन के द्वारा की जाती है। अगला है डीमोनेटाइजेशन। टॉपिक हमारा डीमोनेटाइजेशन का मतलब है विमुद्रीकरण। मतलब ये होता है कि कोई करेंसी जो पहले से ही चल रही है, हमने भी देखा है अपने देश में, अभी डिस्कस भी करेंगे, 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइज करके, और रिसेंटली 2000 के नोट को भी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जारी किया गया था, उसको भी क्या कर दिया गया, डीमोनेटाइज कर दिया गया, अंडर वैल्यूड हो गए, यानी सरकार ने उनका जो लीगल टेंडर स्टेटस है वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण।
The government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy. भारत सरकार ने अचानक घोषणा करी 8 नवंबर 2016 को भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले, यानी एक ऐसी घोषणा करी जिससे ये तय था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। किस तारीख को? 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने क्या घोषणा करी? द टू लार्जेस्ट denomination notes 500,000 were demonetized with the immediate effect, ceasing to be the legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills. दो जो लार्जेस्ट भारत में उस समय जो सबसे ज़्यादा जो मुद्रित वैल्यू वाले नोट थे, जो छपाई वाले नोट थे, वो थे 500 के और 1000 के, उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया, विमुद्रीकरण कर दिया गया उसका तुरंत प्रभाव के साथ, यानी उसी रात 12 बजे 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से उसको विमुद्रित कर दिया गया, उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। अब वो 500 और 1000 के नोट नहीं रह गए। अब इन 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल सिर्फ कुछ विशेष पर्पज़ के लिए, आमतौर पे यूटिलिटी बिल्स के लिए, उपभोक्ता बिलों के भुगतान के लिए ही इस्तेमाल किया था। अब ये यूटिलिटी बिल्स का मतलब है भाई हमारे घर के चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या पेट्रोल है, या मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है, एक घर को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो घर को चलाने के लिए जो भुगतान हम करते हैं उसे यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। तो यूटिलिटी बिल्स के भुगतान के लिए इन नोटों का प्रयोग अभी भी हो सकता था, लेकिन के अलावा इसका अन्य प्रकार से किसी भी तरीक़ा के लेन देन में इनका प्रयोग पूर्णतः क्या हो गया, प्रतिबंधित कर दिया गया सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 को, और इसे डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण कहा गया। दिस लीड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। इस निर्णय का, विमुद्रीकरण निर्णय का 500 से 1000 के नोट के लीगल टेंडर स्टेटस को कैंसिल करने का नतीजा भारत से कुल मिला के 86%, 86% जो भारत की इकोनॉमी में नोट्स थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, प्रतिबंधित हो गए, अमान्य हो गए। The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restrictions placed on cash withdrawals. भारत के लोगों को जो ये अमान्य नोट था अब बैंकों में जमा करना था, और साथ ही साथ एक प्रतिबंध भी आया हुआ था, एक नियम आया था कि आप सीमित मात्रा में इन पैसों को आप बैंकों में जमा कर रहे हैं, पर उसके अगेंस्ट में आप सिर्फ निश्चित मात्रा में ही पैसा अपने खातों से विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। दूसरे शब्दों में कहें, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो नियमन किया गया था, उसमें जो आप एक्सचेंज कर सकते थे नोट का, वो घरेलू जो पैसा बचा था उस समय 50 के, 100 के और 20 के, 10 के, 5 के, 2 और 1 के करेंसी बची थी। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बदलना भी चाहते थे, एक्सचेंज करना चाहते थे, विनिमय करना चाहते थे इनवैलिड मनी 500 और 1000 के नोट के अगेंस्ट में, तो वो निश्चित कर दिया था कि निश्चित अमाउंट तक आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। द मेन एम वॉज कर्व करप्शन, ब्लैक मनी एंड इलीगल एक्टिविटी। डिमोनेटाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को रोकना, याद है रिश्वत के लिए जो लार्जेस्ट मोनेटाइज मनी है उसका प्रयोग किया जाता था, और ब्लैक मनी, काला बाजारी, पैसे को रिश्वत दिया, पैसा रख लिया छुपा के, या ऐसा पैसा जिसे हवाला का पैसा कहते हैं, उन सबको रोकना, और गैर कानूनी गतिविधियाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, टेररिज्म वगैरह में जो है इस तरीके के पैसे का प्रयोग होता था, उन सबको रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा था, को रोकने के लिए। आते हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की क्या विशेषताएं हैं। डिमोनेटाइजेशन इज यूज्ड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। प्रशासन के द्वारा किए गए उपाय के रूप में विमुद्रीकरण को देखा गया। इसका क्या मतलब है?
डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, प्रशासन के द्वारा, प्रशासन यानी सरकार के द्वारा एक उपाय के रूप में, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय के रूप में, काला बाजारी को रोकने के उपाय में, ठीक है, और इलीगल यूज़ ऑफ फंड जो हो रहा था उसको रोकने के उपाय में जो है के तौर पे विमुद्रीकरण का स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन का स्टेप जो उठाया गया वो इसलिए उठाया गया कि भाई हमें भ्रष्टाचार को रोकना है, काला बाजारी को रोकना है और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना है। कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज रेडिली डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड एक्सचेंज्ड फॉर न्यू नोट्स। वो पैसा जो 500 और 1000 का नोट था, जो लोगों के पास डिक्लेयर्ड इनकम मतलब एक ज्ञात जानकारी के बाद भाई ऐसा पैसा जो टैक्सेबल है, मैंने उसके अगेंस्ट में टैक्स पे किया है, चाहे मैंने वो प्रॉफिट के तौर पे लिया है, चाहे मैंने सैलरी के तौर पे, वेजेस के तौर पे, कोई प्रॉपर्टी सेल हो गया किसी भी मीडियम से, वो मेरे पास पैसा है, लेकिन वो क्या नहीं है, वो ब्लैक मनी नहीं है, वो प्योर फॉर्म ऑफ मनी है जिसको मैं आसानी से, ये पैसा आसानी से खातों में जमा करवाया गया। लेकिन जो ब्लैक मनी थी, बट दोज विद द ब्लैक मनी, जो काला बाजार का पैसा था, हैड टू बी डिक्लेयर अनअकाउंटेड इनकम एंड पे टैक्स पेनल्टी वाज इम्पोज। ऐसे पैसों पे हैवी टैक्स पेनल्टी लगाएगी। काला बाजारी का जो पैसा था, अब आपको उसकी सूचना सरकार को देनी थी और उस पर बड़ा टैक्स लगाया गया और बड़े कड़े नियम बनाए गए उसको विड्रॉ करने के तौर पे सरकार के द्वारा डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत। दूसरा था, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो interpreted as a shift on part of the government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। इसके अलावा विमुद्रीकरण को एक सरकार के एक नज़रिए के बदलाव के नज़रिए के तौर पे देखा गया, जहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही थी बड़ी मात्रा में देश में, कि सरकार अब टैक्स चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी और स्वीकृत भी नहीं करेगी। यानी कोई भी व्यक्ति अब टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। टैक्स चोरी करके बहुत सारा पैसा लोग अपने पास रोक लेते हैं, इनकम को डिक्लेयर नहीं करते, नतीजा सरकार के टैक्स का नुकसान हो रहा था और ये अनडिक्लेयर्ड पैसा जो है गलत कामों में या इनअप्रोप्रिएट सोर्सेज के लिए यूज़ होते थे। अगला, डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लीड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइज सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। विमुद्रीकरण का स्टेप जो उठाया गया उसमें जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्स की जो देख रेख है, अब उसको औपचारिक तौर पे एक सही रूप हासिल हो गया था, यानी अब सरल हो गया था, सरकार टैक्स को समझ पाई लोगों पे कितना पैसा है या किस पे क्या है। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट लेस कैश एंड लेस कैश लाइट इकोनॉमी, दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लाइंसेस। एक और जो फीचर डिमोनेटाइजेशन का, विमुद्रीकरण का देखा गया, वो ये था कि एक कैशलेस इकोनॉमी बनी जहाँ पे नगद का इस्तेमाल अब कम हो रहा था, डिजिटल मनी का ज़्यादा हो रहा था। पेटीएम, फ़ोन पे का इस्तेमाल अब ज़्यादा होने लगा और वॉलेट मनी का या डिजिटल मनी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, कार्ड्स के इस्तेमाल ज़्यादा होने लगे, कैश का इस्तेमाल कम हो रहा था। नतीजा क्या हुआ कि जब कार्ड्स का या अदर डिजिटल मीडियम का होता है तो टैक्स इवेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आता है इम्पैक्ट। ये तो सोचा गया, प्रभाव वाकई में पड़ा क्या डिमोनेटाइजेशन या का मतलब असर क्या हुआ हमारे देश की इकोनॉमी पे। पहला था मनी इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों पे इसका सीधा प्रभाव पड़ा डिमोनेटाइजेशन का। सीधी बात है, कुछ समय के लिए मार्केट में पैसा कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, डेफिनेटली हाई हो गए। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में पैसा आया, ठीक है, नतीजा क्या हुआ कि बैंकों में पैसा आया तो इंटरेस्ट रेट कम हुए, लोगों से जो दबाव था लोन का उसको कम किया गया, लोन पे इंटरेस्ट का। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल मनी का, वॉलेट का, कार्ड ट्रांजैक्शंस का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। नतीजा कैश का इस्तेमाल पे रिस्ट्रिक्शन सरकार ने और लगाया और कैश का जो लेन देन है प्रक्रिया में बहुत कमी आई। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, डिमोनेटाइजेशन का सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 86% जो मनी थी 500 और 1000 के नोट के तौर पे, वो सीधा कहाँ एंटर हुई, बैंकों में डिपॉजिट, यानी लोगों के बैंकों के पास अब डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल सेविंग, इसके अलावा जो वित्तीय बचतें हैं वो बढ़ी। भाई जब बैंकों में पैसा आया तो डेफिनेटली लोन और जो इन्वेस्टमेंट एडवांसेस हैं वो बढ़ने के मौके मिले, इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ ही हुआ, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि सेविंग बढ़ी। Private wealth declined since some high demonetized notes were not returned and real estate prices fell।
इसका एक और नतीजा हुआ कि जो प्राइवेट संपत्ति है, जो निजी संपत्ति है, उसमें कमी आई, क्योंकि एक हिस्सा जो है 500 और 1000 की करेंसी का वो वापस बैंकों में जमा नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि वो इनवैलिड मनी तो हो गया, लेकिन क्योंकि वो काला बाजारी इलीगल मनी था या किसी अदर फॉर्म का था जो नॉन डिक्लेयर्ड मनी है, इसलिए वो पैसा बैंकों में जमा नहीं हुआ। नतीजा, जिस व्यक्ति के पास वो पैसा है या जिन ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, वो पैसा क्या होगा, कागज़ में बदल गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ। और रियल इस्टेट, क्योंकि काला बाजारी का जो सबसे ज़्यादा पैसा रियल इस्टेट सेक्टर में, निर्माण सेक्टर में लगता है, उसमें अचानक गिरावट तेज़ी से देखने को मिली। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन अमंगस्ट न्यू यूजर्स, रुपए एपीज इंक्रीज। अब जो डिजिटाइजेशन बढ़ा, डिजिटाइजेशन का मतलब है डिजिटल मनी का यूज़ इस्तेमाल हुआ, वॉलेट पैसा हमने लिया, हम यूपीआई ट्रांजैक्शन को आप देख पाते हैं। तो ऐसे रुपए की जो ट्रांजैक्शंस है, भारत सरकार ने खुद का अपना रुपए प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, ताकि डिजिटल मनी के ट्रांजैक्शन में जो लगने वाले खर्चे हैं वो कम किया जा सके सरकार के द्वारा। उससे पहले मास्टर कार्ड या वीज़ा ही इस्तेमाल हो रहे थे, अब रुपए कार्ड्स का भी इस्तेमाल पे ज़्यादा जोर दिया गया। इससे सरकार के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जो एक कमीशन दिया जाता था, एटीएम ट्रांजैक्शन हो गया या पेमेंट ऑफ सर्विसेज ट्रांजैक्शन मशीन्स में जो ट्रांजैक्शन होता था, उस पर लगने वाले चार्जेस को कम किया गया और वो फ़ायदा मिला डिमोनेटाइजेशन के बाद। रियल एस्टेट प्राइजेस डिक्लाइन, रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं, मकानों की जो कीमतें हैं, दुकानों की जो कीमतें हैं, इसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद। टैक्स कलेक्शन राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज द इंक्रीज डिस्क्लोजर। अब बहुत सारे लोगों को अपने बैंकों में पैसा जमा करना पड़ा, सोर्सेज बताने पड़े। नतीजा, क्योंकि मनी का डिस्क्लोजर हुआ, खुलासा हुआ, इससे इनकम टैक्स में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली डिमोनेटाइजेशन के बाद से। लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब सरकार की नीतियों में जो दोबारा से बदलाव आता है, उसका असर क्या होता है व्यवसाय पे और उद्योग पे। देखें, पहला है इंक्रीज कंपटीशन। जब सरकार ने 1991 में अपनी पॉलिसी को चेंज किया, इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, तो उसका सबसे बड़ा जो असर है वो आया, कंपटीशन बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी। कहाँ पे? बाजार में। Changes in rules of industrial licensing and entry of foreign firms, Indian market has increased market competition in India। ठीक है, जिस तरीके से औद्योगिक लाइसेंसिंग के जो नियम थे सरकार के, उद्योगों को दिए जाने वाले लाइसेंसिंग के जो नियम थे, उसमें छूट दी गई और विदेशी जो फर्म थे, विदेशी जो कंपनियां थी, उनको भारत में आने की छूट मिली। नतीजा, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी। मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब क्योंकि चॉइसेस बढ़ गए, नए प्रोडक्ट आए, नई कंपनियां आई, तो नए प्रोडक्ट लाइन आए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आने लगे और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ, अलग अलग तरीके के वस्तु आए। नतीजा क्या हुआ? लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस और लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव आया और अब जो कस्टमर था वो ज़्यादा डिमांडिंग था, वो ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की मांग कर रहा है। क्योंकि इन पॉलिसी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत डेवलप हुआ, लोगों की इनकम लेवल में इंक्रीज़ हुआ, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला, एज अ रिजल्ट उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ी डेफिनेटली। तो ये कह रहे हैं कि वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग। अब तकनीकी विकास भी हुआ था कि एक कस्टमर जिसे अच्छी जानकारी होती है वो ज़्यादा डिमांडिंग होता है, उसे अपनी क्वालिटी और राइट्स के बारे में पता होता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन मार्केट गिव्स कस्टमर वाइडर चॉइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा बाजार में बढ़ी, उसने कस्टमर को, जो ग्राहक है, ग्राहक को बहुत सारे चुनाव दे दिए कि उसे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और उचित मूल्य पे, सही कीमत पे, रीजनेबल प्राइस पे आसानी से मिलने लगी सरकार की नीतियों से। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तेजी से तकनीकी वातावरण में भी विकास हुआ। इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्सेज द फर्म्स टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। अब जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रतिस्पर्धा का नतीजा हुआ कि अब कंपनियों को नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा अपने आप को बाजार में बनाए रखने के लिए। नेसेसिटी फॉर चेंजेस, अब बदलाव करना जरूरी हो गया। After 1991, the market forces have become turbulent, as a result of which the enterprise have to continuously modify their operations। 1991 के बाद जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्स के मतलब डिमांड और सप्लाई है डियर, जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से टर्बुलेंट हो गए, बहुत तेज हो गए।
नतीजा क्या हुआ कि कंपनियों को अकॉर्डिंगली मार्केट की मांग, तकनीकी बदलाव के अनुसार अपने अंदर तेज़ी से बदलाव करने पड़े, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने कामकाज के तरीक़ों में बदलाव करना पड़ा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, इसके साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को, जो हमारे जो लोग काम करते हैं, श्रमिक करते हैं, उनको भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। डेवलप का मतलब है कि पहले अनस्किल्ड लेबर की डिमांड ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब क्योंकि नई इंडस्ट्रीज़ आई तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट हुई, तो नए कोर्सेज आए, नए मेथड्स आए, नए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए गए ताकि लोग ज़्यादा सक्षम हो, ताकि वो उन वैकेंट प्लेसेस या एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को मैच कर सकें जो उस एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं। द चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे रिक्वायर पीपल with higher competency and greater commitment, hence there is a need of developing human resources। जिस तरीके से बाज़ार की स्थिति बदली, बाज़ार का माहौल बदला, उसने ज़रूरी कर दिया लोगों में अच्छी जो है योग्यता होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा मेहनती होने चाहिए, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स, और इसका नतीजा क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा स्किल्ड वाले होने चाहिए। अब वैसी ज़रूरत पड़ी मार्केट ओरिएंटेशन। अब जो बाज़ार बना वो मार्केट ओरिएंटेशन था, यानी प्रोडक्ट वो बन रहे थे जो मार्केट की डिमांड है। प्राइवेटाइजेशन तो सीधी बात है अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, वो वही प्रोडक्ट तो बनाएगा जो ज़्यादा डिमांड में, इसका मतलब है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। अर्लियर फर्म्स फॉलोड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशंस। पहले की जो फर्म थी वो जो माल बनाती थी उसी को बेचने की कोशिश करती थी। टुडे फर्म्स प्रोड्यूस दोज गुड सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। लेकिन आज जो कंपनियां काम कर रही हैं वो उन वस्तुओं को बनाने पे ज़्यादा जोर देती हैं जिसकी मांग उपभोक्ता करता है या उपभोक्ता को लगता है कि उसको ज़रूरत है। अगला है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। इसके साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती थी बजट की पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, उसमें भारी कटौती हुई। The budgetary support given by the central government to the public sector has declined to a considerable extent। बड़े हद तक सरकार के द्वारा जो घाटे की स्थिति में वित्तीय सहायता या बजटीय सहायता जो सार्वजनिक कंपनियां थी उनको दी जाती थी, उसमें भारी कमी की गई। डेफिनेटली जब आप सार्वजनिक सेक्टर की फर्म को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो घाटे की स्थिति में भी आपको उन कंपनियों को चलाने के लिए, उस इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पैसा या सहायता देने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। Thus, in order to survive, the public sector have to more efficient generate their resources and profit। इसीलिए अब पब्लिक सेक्टर को भी, सार्वजनिक सेक्टर को भी अपने आप को कम खर्चीला और अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला और प्रॉफिट मेकिंग बनना पड़ा, क्योंकि सरकार के द्वारा से बजटरी सहायता में भारी कटौती लगातार की जा रही है या की गई। थैंक यू। हमारी तरफ से आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल SDK क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।